हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल वेल। और आज दोबारा से मैं आपके सामने प्रस्तुत हूँ हमारे एशिया और वॉर जोन की खबरों को लेकर के। जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, आपको पता है कि इसका पार्ट 1 मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ और इसमें मैंने आपको क्वेश्चंस भी दिखाए जो यूपीएससी में पास्ट में पूछे गए हैं और न्यूज़ दिखाई मैंने कि जो पिछले एक साल में जो आपके काम की न्यूज़ है कि क्यों हम किसी टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो कोई भी जो लोकेशन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, प्लेसेस इन न्यूज़ में मेन चीज़ आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सी नहीं है। तो ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलेगा करंट अफेयर से। तो करंट अफेयर्स में जो जो खबरें रही हैं वो मैंने आपको न्यूज़ के साथ दिखाई कल, और उसी के आगे का हिस्सा मैं अब आपके साथ आगे करने वाला हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। और कहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे? मैंने आपको एशिया दिखा दिया था। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको, ये देखिए है ना, जो क्वेश्चंस है जो ये भी मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिए थे। इसके अलावा मैं खबरें बताई साउथ चाइना सी को लेकर के, और साउथ चाइना सी को हमने डिस्कस किया कि साउथ चाइना सी में कौन कौन से बॉर्डरिंग कंट्रीज हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसके स्ट्रेट्स कौन से हैं, उसके सीज कौन से हैं, है ना, उसके डिस्प्यूटेड आइलैंड्स कौन से हैं। ये सब मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो पीछे वाला सेक्शन है, जाकर के पार्ट 1 इसका जरूर देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद मैंने आपको के साथ सेंडी के रीफ के बारे में बात किया, और इसके अलावा इस लेक स्पांका के बारे में यहाँ पर डिस्कस किया था, और फिर कैस्पियन सी के बारे में हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने यहाँ पर जग्रॉस माउंटेन के बारे में डिस्कस किया, अरल सी के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद मैंने आपके साथ तोरखम बॉर्डर के बारे में भी डिस्कस किया, और फिर उसके बाद हमने यहाँ पर सलमा डैम के बारे में डिस्कस किया, और जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो है गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, डेथ ट्रायंगल और डेथ क्रिसेंट रख दिया गया है। ठीक है, अब आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं वो क्या है, वो है अगली न्यूज जिसमें हम सीपैक के बारे में डिस्कस करेंगे। और देखिए क्या है न्यूज और कब की है न्यूज। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, न्यूज है जो वो है 25 सॉरी 21 अगस्त 2025 की। ठीक है, मतलब काम की न्यूज है। क्या है, अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान ये एग्री हो गए हैं टू एक्सटेंड सी पैक बूस्ट ट्राइलेटरल कोऑपरेशन इन काबुल डायलॉग। ठीक है, सी पैक को लेकर के ये यहाँ पर एग्री हो गए हैं। कौन? अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान। मेरे ख्याल से आपको सी पैक के बारे में पता होगा। सी पैक क्या है? सी पैक का मतलब चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। पहले इसका मुद्दा समझ लीजिए थोड़ा सा। देखिए, आपको पता है कि चाइना है जो, उसके यहाँ पर ये देखो, चाइना के पास जो एक्सेस है वो है साउथ चाइना सी का। अगर पानी का एक्सेस की बात करें तो चाइना के पास साउथ चाइना सी का एक्सेस है ना, और ऊपर से ही जमीन से घिरा हुआ है। तो अगर उसको सेंट्रल एशिया से या गल्फ कंट्रीज से या यूरोप से कुछ सामान मंगाना है या कुछ सामान भेजना है तो वो कैसे भेजेगा? तो उसके पास एक इकलौता रास्ता आता है, पानी के रास्ते से। उसका सामान है जो वो पानी के रास्ते से, आप कहेंगे कि यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मलक्का, स्ट्रेट ऑफ मलक्का कल पढ़ाया था मैंने, स्ट्रेट ऑफ मलक्का होते हुए फिर वो जाकर के इस रूट से, इस तरीके से ऐसे इधर पूरा ऊपर ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो यही एक इकलौता उसके पास सोर्स यहाँ पर बचता है। तो इस चीज को, इसके लिए वो ये वाला जो रास्ता है इसको एक तो वही स्ट्रॉन्ग करेगा नीचे वाला, लेकिन इसके लिए एक विकल्प उसको चाहिए होगा। क्यों चाहिए विकल्प? इसलिए विकल्प चाहिए क्योंकि सर ये जो स्टेट ऑफ मलक्का से यहाँ से आप निकाल रहे हो, यहाँ पर अंडमान निकोबार है, भारत के साथ अगर संबंध में तनातनी होती है और रास्ते में यहाँ पर भारत ने कट लगा दिया तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आप अपना सामान आगे ना ले जा पाओगे ना भेज पाओगे, तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मतलब ट्रेड है जो वो बाधित हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए उसने क्या कहा कि मैं एक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर के आता हूँ, वन बेल्ट वन रोड प्रोग्राम लेकर के आया, जिसमें उसने अपने यहाँ से, आप देखिए कि इस चाइना ने अपने यहाँ से जिंगजियांग प्रोविंस से स्टार्ट करते हुए ये एक रूट रास्ता है जो वो निकालने की बात की। ठीक है, तो अब जो ये रास्ता यहाँ से निकल रहा है, ये जो मैंने लाइन खींची आपके सामने, इसमें ये वाला जो एरिया है ये क्या है? ये हमारा पीओके। ठीक है, तो इनका जो ये बीआरआई जो जा रहा है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो जा रहा है, वो हमारे पीओके से होकर के गुजरता है। ठीक है, हमारे पीओके से होकर गुजरता है। अब पीओके किसके कंट्रोल में है? वो पाकिस्तान के कंट्रोल में है। ठीक है, बीच बीच में ये क्या है कि जैसे कि आप ये देखो, यहाँ पर पाकिस्तान का एक ग्वादर पोर्ट है। अब ग्वादर पोर्ट तक अगर सामान आ जाए ऐसे, तो फिर अगर ग्वादर पोर्ट से लेकर के काशगर, यहाँ पर एक जगह है काशगर, काशगर से ऐसे करके अगर हम एक कनेक्टिविटी बना दें, काशगर से ग्वादर पोर्ट की एक कनेक्टिविटी अगर हम बना देते हैं, तो उससे क्या फायदा हो जाएगा हमें? मतलब चाइना को क्या फायदा हो जाएगा? चाइना को ये फायदा हो जाएगा
कि अगर काशगर से लेकर के ग्वादर की कनेक्टिविटी हो जाएगी तो ग्वादर तक सेंट्रल एशिया से या यूरोप से सामान आएगा और फिर यहाँ से सीधे इस वाली रोड में कनेक्ट हो जाएगा और इससे फिर चाइना में एंट्री हो जाएगी। ठीक है, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि ये सब कहाँ की कहानी है, ये पीओके वाले रीजन की कहानी है। ठीक है, तो हम क्यों अलाउ करेंगे भाई? पीओके किसका है? भारत का, लेकिन किसके कंट्रोल में है? पाकिस्तान के। ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान कहता है कि हम यहाँ पर हमारा जो सीपैक है वो अगर बनाते हैं तो जिससे कि भारत पाकिस्तान में डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो इसलिए वो तो रेडी है इस चीज के लिए, लेकिन भारत इसका पूरा विरोध करता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक न्यूज है जिसमें कि यहाँ पर कह रहे हैं कि अफगानिस्तान, चाइना और पाकिस्तान है जो इस चीज को लेकर के एग्री हो गए हैं। आप सोच रहे होंगे सर चाइना पाकिस्तान का तो समझ आ रहा है, लेकिन अफगानिस्तान इसमें क्यों आ गया? क्योंकि अफगानिस्तान को भी यहाँ पर फायदा होगा, क्योंकि रास्ता आगे अफगानिस्तान से भी होकर गुजरता है। ठीक है, चलिए तो अब थोड़ा सा देख लेते हैं लिंक बिटवीन सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द मैरीटाइम सिल्क रोड। ठीक है, तो इसलिए एक तो ये लिंक बनता है किसके किसके बीच में? सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट और मैरीटाइम सिल्क रोड। मतलब यहाँ पर जिसको हम सीपैक की बात करते हैं तो देखो यहाँ से इधर से भी सामान जा सकता है और इधर भी सामान जा सकता है। ठीक है, तो एक तो ये लिंक हो गया। इंटेंडेड टू ट्रांसपोर्ट द ऑयल एंड गैस। ठीक है, तो जितनी भी ऑयल और गैस है उसका आदान प्रदान जो होता है वो एक नया रास्ता अपने लिए बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि कहाँ से कहाँ तक है? पाकिस्तान के ग्वादर से चाइना के काशगर तक है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एक और मैप है जो आपको यहाँ पर समझना चाहिए। ये देखो काशगर से होकर के ये पूरा पीओके, ये रहा पीओके, है ना? पीओके से होकर के अंदर गुजरते हुए ये पाकिस्तान में जाता है। ठीक है, तो बस आपको ये पता होना है कि कहाँ से कहाँ तक ये पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। काशगर से ग्वादर ये सीपैक है। ठीक है, ये सीपैक है और यहाँ पर जिंजियांग प्रोविंस से शुरू होता है और जाकर के वो यूरोप तक उन्होंने एक कनेक्टिविटी बनाई। क्लियर? मेरे ख्याल से ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं और अगली न्यूज को समझते हैं। और अगली न्यूज में कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में। देखो नई बात तो है नहीं, बहुत पुरानी है ना? बहुत पुरानी है। क्या कर रहे हैं आप, इसके बारे में थोड़ी सी कहानी समझिए। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक बड़ी प्रॉब्लम है। भारत की जो नॉर्थ ईस्ट है, अगर उसकी कनेक्टिविटी की हम बात करते हैं तो नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी को लेकर के एक जो छोटा सा एरिया है सिलीगुड़ी कॉरिडोर, वो हमेशा चर्चा में रहता है। क्यों? जिसको आप चिकन नेक के नाम से भी जानते हैं, वो इसलिए चर्चा में रहता है क्योंकि अगर चाइना वहां पर कट लगा दे या चाइना वहां पर अगर जिस तरीके से डोकलाम में अभी वो प्रोजेक्ट वगैरह बना रहे थे, अगर उस तरीके से चाइना अपने काम को बढ़ाता जाए तो वो क्या है, भारत के लिए दिक्कत वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो, अगर वो बाधित होता है तो हमारा नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी है जो वो बाधित हो जाती है। तो उसका दूसरा तरीका क्या है? हमें विकल्प बनाना पड़ेगा। कैसा विकल्प बनाना पड़ेगा? विकल्प ऐसा बनाना पड़ेगा जिससे कि हम भारत से नॉर्थ ईस्ट के सिलीगुड़ी कॉरिडोर वाले रास्ते का एक और कोई नया विकल्प ढूंढ लें। तो कौन सा है नया विकल्प? एक तो ये हो सकता है कि आप सिर्फ बांग्लादेश होते हुए चले जाए और दूसरा म्यांमार होते हुए चले जाए। ठीक है, तो कलादन मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है म्यांमार के रास्ते से होते हुए भारत तक आना। तो कैसे? यहाँ से आप देखिए, यहाँ पर कलकत्ता पोर्ट है, यहाँ से आप यहाँ पर कलादन मल्टी प्रोजेक्ट, मतलब इसमें क्या है, समुद्र के रास्ते आपको 539 किलोमीटर ट्रेवल करना है और फिर उसके बाद यहाँ पर आपका सितवे पोर्ट है और सितवे पोर्ट से आपको रेल रूट ले लेना है। रेल रूट ले लेना है इधर जोनीपुरी पुई तक और फिर उसके बाद सॉरी पलेतवा तक और फिर उसके बाद आप आगे ऐजवाल तक कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ऐजवाल तक कनेक्ट कर सकते हैं। तो वही चीज इसमें बताई है। तो मतलब यहाँ पर वाटरवेज, रोडवेज सब कुछ इसमें है। इसीलिए मल्टी मॉडल, मल्टी मॉडल का नाम क्या है कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब मल्टी मॉडल का मतलब समझिए मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट समुद्र वाले भी हैं और पानी वाले भी हैं। ठीक है, सॉरी पानी वाले भी हैं और रोड वाले भी हैं। तो देखो लिंक कोलकाता पोर्ट विद मिजोरम वाया म्यांमार बाईपासिंग सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ठीक है, समझ गए? कोलकाता पोर्ट है जो, उसके थ्रू म्यांमार के रास्ते मिजोरम को लिंक करना, जिसमें हम सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बाईपास करेंगे। और क्या रास्ता रहेगा? पानी के रास्ते हमें कलादन रिवर फ्रॉम सितवे पोर्ट टू पलेतवा। ठीक है, तो कलादन रिवर है यहाँ पर। पहले तो आपने क्या किया, समुद्र में आए, समुद्र के बाद फिर यहाँ पर कलादन रिवर, ये देखो एक रिवर है। ठीक है, तो एक तरीके से समुद्र हो गया, रिवर हो गया। तो इस रिवर के थ्रू हमने कहां से कहां तक,
सितवे से लेकर पलेतवा तक आ गए, पलेतवा तक आ गए। और फिर उसके बाद हमने पलेतवा से रोड रूट पकड़ा और फिर हम जोरिनपुई तक आ गए, ठीक है, जोरिनपुई तक आ गए, ठीक है, म्यांमार बॉर्डर में। और फिर जोरिनपुई से फिर हमने आपका ऐजवाल तक मतलब मिजोरम तक कनेक्शन बना लिया, ठीक है। तो ये मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और समझिए, टू रेलवे लिंक टू ऑफर इजी कनेक्टिविटी टू भूटान, ठीक है। तो अगली न्यूज क्या है यहाँ, सॉरी, अगली न्यूज है हाउ द हिस्टोरिक टी हॉर्स रोड। देखो किस चीज के बारे में पढ़ेंगे, टी हॉर्स रोड, ये क्या चीज है ना। टी हॉर्स रोड कनेक्टेड इंडिया टू चाइना थ्रू तिब्बत, ठीक है। तो तिब्बत के थ्रू टी हॉर्स रोड, व्हाट इज दिस टी हॉर्स रोड, ठीक है। हम इसको दक्षिणी रेशम मार्ग के नाम से भी जानते हैं, सदर्न सिल्क रूट। तो अगर कोई पूछता है सदर्न सिल्क रूट कौन सा है, तो उसको आप बोलेंगे टी हॉर्स रोड, टी हॉर्स रोड। और ये रोड है जो ये कहां से कहां तक है, साउथ वेस्ट चाइना में फैली हुई है, तिब्बत नेपाल इंडिया, इवेंचुअली एक्सटेंडेड टू कोलकाता, ठीक है। तो अब उसको क्या है, कलकत्ता तक एक्सटेंड करना है, ठीक है। तो देखो कहां से कहां तक है, ये देखिए सी हॉर्स रोड किस कहां तक है, कलकत्ता तक आ चुकी है। ये देखो चेंगदू, चेंगदू से और यहाँ से लिजियांग, लिजियांग चेंगदू, ये दो जगह हैं, यहाँ से ये आती है। और उसके बाद फिर कमदाओ पर ये जुड़ जाती है, कमदाओ पर जुड़ जाती है, कमदाओ से फिर लहासा पर आती है, और लहासा से फिर आगे बढ़कर ये कलकत्ता तक एक्सटेंड की जा रही है, ठीक है। तो भारत में भी आती है और कलकत्ता तक इसको पहुंचा रहे हैं। तो ये इतना डिटेल में शायद ना पूछें, लेकिन हाँ देश जरूर पूछे जा सकते हैं। तो कहां कहां पर फैला हुआ है ये रूट, तिब्बत, नेपाल और भारत में फैला हुआ है, तिब्बत, नेपाल और भारत, याद रखिएगा। सी हॉर्स रोड है जो वो तिब्बत, नेपाल और भारत में फैला हुआ है। आगे बढ़ते हैं, टू रेलवे लिंक्स टू ऑफर इजी कनेक्टिविटी टू भूटान, ठीक है। रेलवे लिंक्स बनाए गए हैं इजी कनेक्टिविटी टू भूटान। तो भूटान में कहां से कहां तक, इंडिया ने अनाउंस किया है, अनाउंस द फर्स्ट एवर रेलवे लिंक, पहला, भारत ने भूटान के साथ पहली बार रेल संपर्क स्थापित करने की घोषणा की, ठीक है, रेल संपर्क, जिसमें कोकराझार गेलेफू, गेलेफू कहाँ है, असम में, ठीक है, कोकराझार गेलेफू, सॉरी कोकराझार कहाँ है, असम में, और गेलेफू है जो, गेलेफू नहीं, सॉरी सॉरी, कोकराझार गलेफू एंड बनरहट सामसे, ठीक है, सामसे। ये आपका कहाँ है, ये आपका पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में ये लाइनें हैं जो इन लाइनों को इसमें शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये रहा, यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए, ये रहा कोकराझार, ये रहा भूटान में गलेफू, ठीक है, कोकराझार से गलेफू। तो ये आपका भूटान में है गलेफू, कोकराझार आपका जो है वो असम में है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा क्या है, पश्चिम बंगाल में, आप यहाँ पर देखिए बनरहाट, बनारहाट है जो वो आपका पश्चिम बंगाल में है, और सामसे, सामसे आपका भूटान में, ठीक। तो फिर से सुनिए इस बात को, बड़ा इंपॉर्टेंट है। दो रेलवे लिंक पहली बार है जो वो भारत ने स्टार्ट किए हैं, जो कि भूटान को और भारत को कनेक्ट करेंगे, पहली बार ऐसा है भूटान को कनेक्ट करने के लिए। तो कहां से कहां तक है, एक है बनरहाट पश्चिम बंगाल में, कहां तक जाएगा, सामसे तक जाएगा भूटान में, ठीक है। दूसरा है कोकराझार असम, गलेफू भूटान, ठीक। तो ये दोनों जगहें आपको याद रखनी होंगी, दो रेलवे लिंक किसके साथ, भारत और भूटान के साथ। इसके बाद आईटीबीपी टीम स्केल्स माउंट मकालू, माउंट मकालू फिफ्थ हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आईटीबीपी की जो टीम है वो है जो कहां तक पहुंच गई, माउंट मकालू तक पहुंच गई। तो देखो माउंट मकालू चर्चा में रहा है, तो क्या आपसे पूछा जा सकता है, यहाँ पर मैंने बताया जैसे कि 5वें नंबर पर माउंट मकालू आता है हाइट में, मतलब अगर हम हिमालयन माउंटेन्स की बात करते हैं, तो इंडियन ज्योग्राफी में आपको हिमालयन माउंटेन्स पढ़ा है, तो आपके जो बेसिक्स का पार्ट है वो ये है कि कौन कौन सी टॉप 10 पीक्स हैं जो हिमालय की सबसे ऊंची पीक्स मानी जाती है, ठीक है। तो सबसे ऊंची पीक का नाम है माउंट एवरेस्ट, ठीक, माउंट एवरेस्ट। तो इसका सीक्वेंस टॉप 10 आपको पता होनी चाहिए। तो इस माउंट मकालू की वजह से चर्चा में रहेंगी कौन सी, 10 आपको ये पता होनी चाहिए, क्योंकि आईटीबीपी टीम है जो वो माउंट मकालू में उसने चढ़ाई कर ली है, ठीक है, तो विजेता रही। और एक तरीके से कहें तो टॉप 10 में सबसे ऊपर माउंट एवरेस्ट है, फिर माउंट केटू, माउंट केटू, फिर उसके बाद कंचनजंगा, फिर लोत्से, फिर मकालू, फिर छोओऊ, फिर
धौलागिरी, फिर मंसालू, नंगा पर्वत, एंड देन अन्नापूर्णा। ठीक है, तो ये है जो ये इतनी टॉप 10 आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक चीज जो कई बार पूछी गई है पास्ट में, बच्चे गलती करते हैं, वो ये है कि केटू है जो वो किसका पार्ट है, काराकोरम रेंजेस का पार्ट है ना। माउंट केटू है जो वो काराकोरम रेंजेस का पार्ट है, विच इज ऑफन ग्रुप्ड विद अ ग्रेटर हिमालयन सिस्टम। ठीक है, जिसको हम ग्रेटर हिमालय के सिस्टम के साथ जोड़ देते हैं, लेकिन वो पार्ट किसका है, काराकोरम रेंजेस का पार्ट है। काराकोरम रेंजेस का मतलब ट्रांस हिमालय, पार हिमालय का ये एक हिस्सा माना जाता है। ठीक है, तो केटू ट्रांस हिमालय का पार्ट हो गया, क्यों, क्योंकि वो काराकोरम का पार्ट है। ठीक है, ये भी आप इसमें याद रखिएगा। चलिए, ग्लाइसियोलॉजिस्ट लोकल कम्युनिटीज मॉन लॉस ऑफ नेपाल याला ग्लेशियर। नेपाल में एक याला ग्लेशियर है वो खत्म हो रहा है, उसको लेकर के न्यूज है कि आप देख पा रहे हैं। याला ग्लेशियर मतलब नेपाल का पहला ग्लेशियर है जिसको मृत घोषित किया गया है। पहला ग्लेशियर जिसको मृत घोषित किया गया, क्यों, क्योंकि 1970 के दशक से 66% तक ये छोटा हो गया है, सिकुड़ गया है। तो ये एक खबर है, ये याद रखना है आपको। नेपाल का पहला ग्लेशियर जिसको मृत घोषित किया गया है, नाम क्या है उसका, याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर, ठीक है, याला ग्लेशियर है जो वो पहला ग्लेशियर बन गया है जिसको मृत घोषित किया गया है। कहाँ पर है ये, नेपाल में है। ठीक है, और नेपाल में भी किस जगह पर, लांगटेंग वैली, याला याला पीक, लांगटेंग वैली, लांगटेंग वैली। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा पूछा जा सकता है सर और भी कौन कौन से ग्लेशियर हैं जो कि विलुप्त हुए हैं, खत्म हुए हैं। तो इनकी अगर बात करते हैं तो एक है वेनेजुएला का, नाम याद ना भी रहे कोई बात नहीं, लेकिन वेनेजुएला में 2024 में नाम था पीकू हम्बोल्ट ग्लेशियर, पीकू हम्बोल्ट ग्लेशियर। इसके अलावा सरेन ग्लेशियर फ्रांस में। इसके अलावा दागू ग्लेशियर है जो वो चाइना वाला, वो भी खत्म होने वाला है 2030 तक, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो भी खत्म हो जाएगा 2030 तक। दागू ग्लेशियर भी चाइना का खत्म हो जाएगा। और पास्ट में 2024 में वेनेजुएला का, 2023 में फ्रांस का एक ग्लेशियर खत्म हुए हैं, नाम है पीकू हम्बोल्ट और सरेन ग्लेशियर। और अभी याला ग्लेशियर का नाम भी इसमें सूची में जुड़ गया है, जो कि कहाँ का है, जो आप अगर देखेंगे तो नेपाल का एक ग्लेशियर माना जाता है। आगे बढ़ते हैं, चाइना अनवेल द हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन। ठीक है, हुआंगजियांग ग्रैंड कैनियन है जो, बस इसमें आपको एक चीज आपको यहाँ पर इन्होंने एक नया ब्रिज बनाया है, ये कहाँ पर है, बस एक चीज आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या, कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज है। ठीक है, चाइना का जो चाइना में है वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज है, नाम क्या है, हुजियांग ग्रैंड कैनियन, हुजियांग ग्रैंड कैनियन। ठीक है, वर्ल्ड का टॉलेस्ट ब्रिज है। इसके अलावा और क्या याद रखेंगे, किस नदी पर है, बाइपन रिवर, बाइपन रिवर। ठीक है, बाइपन रिवर के ऊपर है, कहां पर है, बाइपन रिवर के ऊपर। इसके बाद चाइना स्टार्ट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ तिब्बत की मेगा डैम, तिब्बत की जो मेगा डैम है उसके ऊपर चाइना ने कंस्ट्रक्शन है जो वो शुरू कर दिया है। ठीक है, तो चाइना की मेगा डैम, अब सुनो, चाइना इज बिल्डिंग अ 60,000 मेगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इन यारलुंग ज़ेंगबो रिवर। चीन तिब्बत में अरुणाचल प्रदेश के गेलिंग के पास यारलुंग ज़ेंगबो नदी में, जिसको हम भारत में आने के बाद उसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, उसी नदी के ऊपर क्या है, डैम बना रहा है, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। 60,000 मेगावाट का जल विद्युत परियोजना है जो उसका निर्माण है जो यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, 2021 में घोषित इस परियोजना में 5 कैस्केड बांध शामिल हैं और इसके 2030 के दशक तक पूरा होने की उम्मीद है। ठीक है, 2021 में इसको घोषित किया गया, 2030 में फाइनल बन जाएगा, विश्व के सबसे बड़े जल विद्युत स्टेशन बनेगा। जब ये बनेगा तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जल विद्युत स्टेशन ये होगा, है ना। और इट विल बी 3 टाइम्स मोर पावरफुल एंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हाइड्रो पावर स्टेशन, 3 गुना ज्यादा पावरफुल होगा और विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्लांट बनेगा। ठीक है, 2021 में इसको अनाउंस किया गया था, 2030 में खत्म हो जाएगा। और किस नदी पर है, यारलुंग ज़ेंगबो रिवर पर, यारलुंग ज़ेंगबो, जिसको हम ब्रह्मपुत्र भारत में कहते हैं और बांग्लादेश में घुसते ही इसको जमुना के नाम से जाना जाता है। तो बस ये 3-4 खबरें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नाम क्या है, नाम क्या है, मतलब नदी का नाम क्या है, यारलुंग ज़ेंगबो, और कितने का है, 60,000 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट प्रोजेक्ट माना गया, इसको बना रहे हैं। ठीक है, इसकी ये बहुत चर्चा में रहा, क्यों, क्योंकि इसकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। देखो,
इसके साथ कुछ कंसर्न है। देखिए आप भी ये बात समझ पा रहे होंगे कि अगर ब्रह्मपुत्र नदी पर कोई डैम बना के पानी को रोक दे तो भारत के लिए कंसर्न वाली बात है, क्योंकि जैसे ही वो उस डैम को पानी को रोक दिया जाएगा तो भारत में जो आगे वही नदी है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट में पानी के लिए जिम्मेदार मानी जाती है। ठीक है, तो पानी को कंट्रोल, तो एक वेपन की तरह कई बार है जो देखा गया है कि चाइना पानी को वेपन की तरह यूज करता हुआ नजर आता है। ठीक है, तो उस लिहाज से और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस से भी अगर हम, ये तो जियोपॉलिटिकल बात मैंने आपको बताया, और इकोलॉजी के हिसाब से भी जरूरी है, क्योंकि देखो ये जो हिमालयन रीजन है ये बहुत फ्रजाइल रीजन होते हैं। फ्रजाइल मतलब कि ये एक ऐसे क्षेत्र होते हैं जिस जगह पर अगर बात करें कि बहुत हैवी कंस्ट्रक्शन झेल नहीं पाते, लैंडस्लाइड्स और ये सारी घटनाएं होने लगती हैं। ठीक है, तो अगर ये घटनाएं लगातार चलेंगी तो फिर ये दिक्कत वाली चीज हो सकती है, हमारे लिए एक दिक्कत वाली चीज हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा ना हो इस लिहाज से अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊं तो उसके लिए इस पर भारत की तरफ से आपत्ति है, क्योंकि पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी अच्छा नहीं माना जाता। ठीक है, चलिए, तो की कंसर्न्स क्या है इसके? मेगा डैम है जो वो ब्रह्मपुत्र में जो बन रही है उसके, अगर हम कहें तो पारिस्थितिकी और भूकंपीय जोखिम समझिए, इकोलॉजिकल एंड द सिस्मिक रिस्क सिचुएटेड इन द सिस्मिकली एक्टिव हिमालयन जोन। तो वही चीज जो मैंने अभी अभी आपको बताई कि एक हिमालयन जोन में जो कि सिस्मिकली एक्टिव है, सिस्मिकली एक्टिव का मतलब अर्थक्वेक प्रोन है। ठीक है, जहां पर इंडिया और यूरेशियन प्लेट्स मीट करती हैं। अर्थक्वेक प्रोन क्यों है? क्योंकि दो प्लेट है वहां पर मिलती हैं। कौन सी? इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट। और यूरेशियन प्लेट इंडियन प्लेट जब मिलेंगी, टकराएंगी, तो उस जगह पर, जहां पर भी आपको स्टैटिक में पढ़ाया था, जहां पर भी दो कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल प्लेटें टकराती हैं वहां पर भारी मात्रा में भूकंप आते हैं, अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये सिस्मिकली एक्टिव जोन माना गया है। द रीजन इज हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड्स और फ्लैश फ्लड्स। ठीक है, वहां पर बाढ़ की समस्या, भूस्खलन की समस्या और अर्थक्वेक की समस्या है जो वो होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, डैम कुड बी एक्ट एज अ वाटर बॉम्ब एंड चाइना में weaponize the dam to exert geopolitical pressure on India। ठीक है, यह बांध एक जल बम के रूप में कार्य कर सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना पानी को हथियार बना रहा है, तो एक जल बम के रूप में काम कर सकता है, और चीन भारत पर भू राजनीतिक दबाव डालने के लिए इस बांध का उपयोग हथियार के रूप में कर सकता है। ठीक है, हथियार के रूप में इस बांध का उपयोग कर सकता है, विशेष रूप से पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को निलंबित करने के बाद। ठीक है, जैसे कि हमने इंडस वाटर ट्रीटी को निलंबित किया है ना, हमने इंडस वाटर ट्रीटी को कि भाई ये ट्रीटी, अब पहलगाम अटैक हुआ तो हमें किसी भी तरीके का कोई भी संबंध आपके साथ अब नहीं रख सकते, जो पॉलिटिकल संबंध, जैसा कि हमने पाकिस्तान के साथ कहा, तो वैसा ही सिमिलर अगर देखा जाए तो अगर यहां पर भी, क्योंकि देखिए समझो, मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं मामला क्या है। अगर हम भारत की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम भारत की बात करते हैं तो ठीक है, आप ऐसे समझ लो, तो यहाँ पर है चेमयोंगडोंग ग्लेशियर, यहाँ से इधर अगर कहा जाए तो ऐसे करके जो निकल रही है नदी वो है इंदस, और इसकी ट्रिब्यूटरीज, इसकी सारी ट्रिब्यूटरीज है जो वो इधर है। ठीक है, और यहाँ से इस डायरेक्शन में नामचा बरुआ से अंदर टर्न लेकर के आती है, जिसका नाम है सेंगपो, और इसी को हम क्या बोल देते हैं? ब्रह्मपुत्र बोल देते हैं आगे। ठीक है, अब समझिएगा कि अगर यहाँ इस इंडस या उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सिंधु या उसकी ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो पहले ये भारत में आती है, मतलब वी आर अपर राइपेरियन स्टेट। राइपेरियन स्टेट, अपर राइपेरियन स्टेट का मतलब क्या हुआ? अपर राइपेरियन स्टेट का मतलब हुआ हम ऊपरी तटवर्ती राज्य हैं, मतलब कि पहले पानी है जो वो हमारे यहाँ पर आएगा और फिर उसके बाद वो कहीं और जाएगा। ठीक है, तो यहाँ कंट्रोल हमारे हाथ में है। सिमिलर इज द केस विद ब्रह्मपुत्र, यही केस है जो वो यहाँ पर देखेंगे, तो पहले तो वो चीन में जा रही है, उसके बाद भारत में आ रही है। तो जैसा हम यहाँ करेंगे वैसा ही सेम एक्ट चाइना के पास अगर ये बन जाता है डैम, चाइना के पास भी ये शक्ति हो जाएगी कि सेम एक्ट है जो वो चाइना हमारे साथ कर सकता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप एंगल समझ पा रहे होंगे, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में आप जानते हैं पाकिस्तान है जो उसका समर्थन कौन करता है? उसका समर्थन चाइना करता है। ठीक है, तो इस लिहाज से भारत को बैलेंस या कंट्रोल करने के लिए ये एक जरूरी कदम चाइना के हिसाब से उठाया गया है, मतलब माना जा रहा है
कि हम है जो इसको ऐसा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये भारत के लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है, और भारत के लिए जियोपॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है चिंता का विषय, और वैसे भी अगर देखा जाए तो इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, क्योंकि ये एक सिस्मिक जोन की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ 5.8 अर्थक्वेक हिट्स नग्रोस आइलैंड इन फिलीपींस, ठीक है। तो अर्थक्वेक अभी आप लोगों ने देखा कि कई सारे अर्थक्वेक्स आए, है ना। पास्ट में आपने देखा बहुत सारे अर्थक्वेक हैं जो वो लगातार देखने को मिले, जैसा कि आपने ननकाई ट्रफ वाला आपने सुना होगा जो कि जापान में हुआ, वो भी पिछली साल की बात है, ठीक है। आपने देखा म्यांमार में हुआ, वो भी अभी पिछले साल की ही बात है, ठीक है। और ये यहाँ पर फिलीपींस को लेकर के बताया जा रहा है। अब बात समझने की कोशिश कीजिए कि अगर हम बात करते हैं कि अर्थक्वेक मतलब ये ज्यादा है या कम है, तो पहली बात तो अर्थक्वेक क्यों आते हैं यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो जो कि आप स्टैटिक पोर्शन में पढ़ चुके होंगे कि सर प्लेटों का मूवमेंट उसके लिए एक बड़ा कारण बनता है, जिसको हम टेक्टोनिक एक्टिविटीज बोलते हैं, कि सर विवर्तनिकी क्रियाओं के कारण भी अर्थक्वेक्स हैं जो वो आने के प्रबल चांसेस हैं जो वो रहते हैं। इसके अलावा और भी मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जो कि छोटे छोटे फैक्टर होते हैं, लेकिन ये एक बड़ा फैक्टर होता है जो अभी हम फिलहाल जिसकी बात कर रहे हैं वो एक टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा आया हुआ आने वाला अर्थक्वेक है, ठीक है। तो ये कहाँ है, पहले तो नाम आप इसको याद रख लीजिए, नाग्रोस आइलैंड को लेकर के पूछा जा सकता है। नाग्रोस आइलैंड किस जगह पर है, नाग्रोस आइलैंड फिलीपींस में है। माउंट कैनलॉन एन एक्टिव वोल्केनो है, इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ नाग्रोस आइलैंड्स माउंटेन रेंज, ठीक है। तो नाग्रोस आइलैंड ये रहा, नाग्रोस आइलैंड की रेंज की जो सबसे एक्टिव जो कि आप कहेंगे कि इस रेंज का हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, वो है माउंट कैनलॉन। कहाँ पर है, फिलीपींस में। कहाँ पर है, फिलीपींस में। तो एक तो जगह याद रखिए, है ना। तो प्लेसेस एंड न्यूज के हिसाब से आपको जगह पूछी जा सकती है कि नाग्रोस आइलैंड कहाँ है, तो आंसर लगाइएगा फिलीपींस में है। और अगर वो और डिटेल में जाएंगे तो पूछ लेंगे कि इनकी हाईएस्ट, इस माउंटेन की हाईएस्ट पीक कौन सी है, तो आप लगाइएगा माउंट कैनलॉन, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो भी है, ठीक है, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो भी है। और आप अब तक ये बात समझ गए होंगे कि सर जब वोल्केनोज आते हैं तो उससे पहले अर्थक्वेक उसका एक प्री इफेक्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है। तो यहां तक सारी बातें आपको समझ में आ रही हैं, यहां तक आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं मेरे ख्याल से। अगर यहां तक की सारी बात समझ पा रहे होंगे तो यहां पर हमने एशिया को कंप्लीट कर लिया, ठीक है। और अब आगे की बात मैं आपको इसके थर्ड पार्ट में बताऊंगा, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं इसके वॉर जोन, मतलब वॉर जोन साथ में ही डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा क्वेश्चन है जो वो वहीं से पूछे जाने चाहिए, ठीक है। तो थर्ड पार्ट इसका वॉर जोन रहेगा, जो कि हम पार्ट 3 में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।